आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्थ केयर सेंटर में आने से क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि रिसेंटली WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया है एआई के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कोलैबोरेशन ऑफ WHO एंड एआई। देखिए, कोलैबोरेशन का मतलब है साथ कोलैब करना, यानी कि किसी के साथ मिलजुल कर काम करना, है ना। जो हमारी WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिसेंटली ये करंट अफेयर्स में आया है, ठीक है, कि जो WHO है उसने कोलैब किया है एआई के साथ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब साथ ही अगर ये करंट अफेयर्स में आया है, तो ये वाला टॉपिक एग्जाम के लिए हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि करंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हैं। उनके साथ कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो जल्दी से ये वाली वीडियो देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स को। देखिए, एआई, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर ये चल पड़ा है ना, ये अर्ली एआई स्टार्ट हो गई है, आप ऐसे कह सकते हैं। बट आपको पता है कि एआई जितना ज़्यादा एडवांस है, जितनी ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, जितनी पॉजिटिव चीज़ें दे रहा है, उतनी आपसे छीन भी रहा है ना। वो कैसे? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अगर आपका कोई काम आपसे भी ज़्यादा मशीन वे में हो रहा है, आपका काम कोई मशीन करे, तो ऑब्वियसली आप तो बेरोजगार होंगे ना। ठीक है, तो ये जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारी कुछ पॉजिटिव भी दे रही है और कुछ नेगेटिव भी दे रही है। तो एआई के कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। और साथ ही देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, अगर एआई से रिलेटेड आपकी यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इन पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हो। क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्या उसकी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। आपको एक आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पर पॉइंट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एआई से रिलेटेड है हेल्थ केयर के कोलैब में। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम हेल्थ सेक्टर में एआई को लिंक कर दें, यानी कि हेल्थ सेंटर से हम एआई को लिंक कर दें, तो इसके क्या क्या बेनिफिट रहेंगे और क्या क्या डिसएडवांटेज रहेगी, एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये कोलैब क्यों कर रहे हैं। हमारी वर्ल्ड की जो WHO है, उसने एआई के साथ कोलैब क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई देने के लिए, फॉर द हेल्थ रीजंस, है ना। अब उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैनेजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स। सबसे पहले अगर हम एआई से रिकॉर्ड्स को मैनेज करेंगे पेशेंट से, तो वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि हम ज़्यादा अच्छी तरीके से डेटा को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ड्रग क्रिएशन। ठीक है, किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए हम एआई का यूज़ कर सकते हैं हेल्थ सेंटर के अंदर। ठीक है, एआई से वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगी, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और उसके अलावा ज़्यादा एडवांस ड्रग क्रिएशन हम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रिडिक्टिव हेल्थ एनालिसिस। ठीक है, एआई अगर हमारी हेल्थ सेंटर में आ जाती है, हेल्थ सेक्टर में आ जाती है एआई, उससे क्या होगा, प्रिडिक्टिव हेल्थ एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, प्रिडिक्टिव का मतलब है आप पहले से पता लगा सकते हो, अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप एआई के थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से जो इनके सिम्टम्स हैं, क्या फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उस हिसाब से उसका डायग्नोसिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हमारे हेल्थ सेक्टर में एआई आ जाती है, तो रिसर्च के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है, इसका जो कोलैबोरेशन है, उसका जो फ्यूचर है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है इन केस ऑफ रिसर्च। उसके बाद है डिजीज डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग, यानी कि किसी भी कोई भी डिजीज है, उसको डायग्नोसिस करना, उसके प्रोसेस को पता लगाना, उसके सिम्टम्स को पता लगाना, उसका ट्रीटमेंट, है ना। अगर हम एआई के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि हम उस ट्रीटमेंट को एक्यूरेसी से 100% सफल कर सकें। ठीक है, एक प्रिडिक्शन है ह्यूमन की, एक प्रिडिक्शन है एआई की। देखिए, ह्यूमन की एक लिमिट है, ह्यूमन के सोचने की एक लिमिट है ना। बट जो एआई है, वो प्रोग्रामिंग के द्वारा चलता है ना। तो प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में
हमारे काम करने में, हमारी कैलकुलेशन में और कंप्यूटर की कैलकुलेशन में काम करने में जो फ़र्क है, वही सेम जो फ़र्क है वो एक मैन के डायग्नोसिस करने में और एक एआई के थ्रू डायग्नोसिस करने में बहुत फ़र्क आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं एडवांस डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। देखिए, अगर हम एआई के थ्रू डायग्नोसिस करेंगे ना तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक्यूरेसी इन द सेंस हम अ, मैंने आपको जैसे बताया ह्यूमन से जो फ़र्क आता है ह्यूमन के कैलकुलेशन करने में, ह्यूमन के और मशीन की कैलकुलेशन करने में, सेम यहाँ पर डिफरेंस है ह्यूमन की डायग्नोसिस करने में और एआई के द्वारा डायग्नोसिस करने में। ठीक है, तो एडवांस लेवल का हमें एक्यूरेसी मिलती है, ठीक है, डायग्नोसिस होने में। उसके बाद है अर्लियर डिजीज डिटेक्शन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हमारे लिए। वो क्यों हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि जो एआई टेक्नोलॉजी है, जो प्रोग्रामिंग हम उसमें सेट करते हैं, उससे किसी भी तरीके के सिम्टम डालने से हम एआई के थ्रू यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का डिजीज़ है और इसकी किस तरह का डायग्नोस इसके लिए हो सकता है। ठीक है, अब जब हमने डायग्नोस देख लिया तो डिटेक्शन हो सकती है, यानी कि अर्ली जो चीज़ हमें होने वाली है उसकी अर्ली प्रिडिक्शन हो सकती है। प्रिडिक्शन इन द सेंस कोई भी डिजीज़ है जैसे कि शुगर हो गया, बीपी हो गया या फिर मोस्ट कैंसर हो गया, ठीक है? किसी भी तरह का डिसीज़ है वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकता है। मतलब जो चीज़ आपको होने वाली है उससे आपको अ, अलर्ट कर सकता है कि ये चीज़ आपको फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है? तो इसके लिए बहुत यूज़फुल है एआई। उसके बाद है पर्सनलाइज़ ट्रीटमेंट प्लान। देखिए जो एआई है ना उसका एक वो अपने अलग पेशेंट हर पेशेंट को एक पर्सनलाइज़ ट्रीटमेंट प्लान दे सकता है। ठीक है? जैसी आपकी बॉडी है, जैसे आपके सिम्पटम्स हैं, जैसे आपका डीएनए है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक ह्यूमन है, ठीक है? सपोज़ एक डॉक्टर है, वो आपको ट्रीटमेंट देता है, ठीक है? वो आपको असर भी कर जाता है, पर जो असर किया हुआ ट्रीटमेंट है एक पेशेंट का, अपना डॉक्टर अपना अनुभव लेके चलता है साथ में, है ना? और वो अनुभव जब वो दूसरे पेशेंट पे करता है तो वो साकार नहीं हो पाता है। वो इसलिए क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप अलग है, हर एक का डीएनए अलग है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को नहीं करती है। ठीक है? तो आप अपना डीएनए, अपना ब्लड सैंपल जो भी है एआई के थ्रू आपका एक पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट प्लान ले सकते हो। ठीक है? ये एक और लेवल का एडवांस फीचर है हमारे हेल्थ सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एफिशिएंसी मतलब ऑपरेशनल यानी कि किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने की बिलिंग हो गई, ठीक है? जैसे बिलिंग हो गई, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना हो, ठीक है? ऑपरेशन की तैयारी हो, बिलिंग काउंटर हो, किसी भी तरह का ऑपरेशनल काम हो, वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसके बाद है इम्प्रूव्ड पेशेंट मॉनिटरिंग। अब ये पेशेंट मॉनिटरिंग क्या होती है? पेशेंट को मॉनिटर करना, ठीक है? उसके ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है और अच्छे से आप उसको मॉनिटर कर पाओ, ठीक है? एक ह्यूमन मैंने जैसे कि आपको बताया कि ह्यूमन की लिमिट होती है, बट एक जो एआई के थ्रू हम करते हैं, रोबोटिक्स के थ्रू करते हैं, मशीन्स के थ्रू करते हैं, उसमें फ़र्क आता है एडवांस लेवल का, ठीक है? ऐसा नहीं है, उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आता है डिजिटल कंसल्टेशंस, ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो इसीलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, एक सपोज ऑपरेशन हुआ, किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन हुआ, तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको ये वाला ट्रीटमेंट चाहिए या वो वाला ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है? कई बार होता है पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कई बार होता है पेशेंट के बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है? तो उस टाइम पे एआई का यूज़ करके हम डिटेक्शन कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि ज़्यादा चांस किसके हैं, बचने के हैं कि नहीं है। है ना? तो एआई के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से डिसीज़न ले सकते हैं कि सपोज़ एआई हमें बता देता है कि इस पेशेंट के 90% जो चांस है वो बचने के हैं और 10% नहीं है। ठीक है? वाइस वर्सा भी हो सकता है, 90% बचने के चांस नहीं है और 10% है। जैसा भी डिसीज़न होगा डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग अपना डायग्नोसिस कर सकता है। ठीक है? तो ये डेटा ड्रिवन जो भी डेटा दिया गया है पेशेंट का डिसीज़न मेकिंग में बहुत उसके हिसाब से बहुत हेल्प करेगा। ठीक है?
तो ये सब थे पॉजिटिव पॉइंट, क्या क्या एआई के हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हर चीज़ का, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जिस तरह से, उसी तरह से यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, एडवांटेजेस तो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब जो डिसएडवांटेज है वो भी बहुत सारे हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट में क्या आता है, मैन मेड एल्गोरिथम कैन क्रिएट नेगेटिव आउटकम फॉर पेशेंट्स। मतलब एडवांस है, एआई है, नो डाउट, बट हम इसमें क्या करते हैं, जो एल्गोरिथम बनाया गया है, जो प्रोग्रामिंग डाली गई है, वो तो मैन मेड है ना। अगर उसमें गलती हो सकती है तो एआई ऑब्वियसली गलत ही फंक्शन करेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगर हम हेल्थ सेक्टर में एआई का यूज़ करें तो हमें जो मैन मेड एल्गोरिथम है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ने ही उसमें एल्गोरिथम अलग सेट कर दिया हो, गलत सेट कर दिया हो, जिसकी वजह से डायग्नोसिस जो है वो गलत हो रहा है, ट्रीटमेंट गलत हो रहा है, डिसीजन मेकिंग गलत हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, है ना। और कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स आ सकते हैं, ट्रेनिंग कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ट्रेनिंग कॉम्प्लिकेशंस का ये मतलब है, देखिए अभी तो एआई अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, है ना। तो जो हमारा एआई है अपनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एआई है, जैसे आप बिलिंग कर रहे हो, है ना, मैन मेड कर रहे हो, हर चीज़ मैन मेड कर रहे हो, अचानक से जब आप एआई कर लेते हो उसकी प्रोग्रामिंग को सीखने में, ठीक है, उसकी उसको कैसे प्रोग्राम करना है एआई को, है ना, कैसे प्रोग्रामिंग करें, कैसे उसका एल्गोरिथम बनाएं, किस तरह से क्या करना है, इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप कोई सपोज कोई, अगर कोई रोबोट कोई काम कर रहा है तो उसको ट्रेन करने के लिए, उसको एल्गोरिथम सेट करने के लिए, उसकी प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए भी आफ्टर ऑल एक ह्यूमन ही होता है। तो अगर हम एआई को ले आते हैं हेल्थ सेक्टर में तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी ट्रेनिंग में। ठीक है, एआई को किस तरह यूज़ करते हैं ये हमें हमारे हेल्थ वर्कर्स को बताना पड़ेगा। ठीक है, कईयों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, जो नए बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से सीखेंगे, बट जो थोड़े एजिड है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको एआई को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद है मिस यूज़ ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन। पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ हो सकता है। आफ्टर ऑल है तो ये डिजिटल ना, तो डिजिटल वे में हम इसको, हमारा जो पेशेंट का डेटा है सब कुछ, वो मिसयूज़ हो सकता है। तो इस चीज़ का हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है डिफ़िकल्ट टू स्विच। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू स्विच का मतलब, देखिए डिफ़िकल्ट टू स्विच का ये मतलब है, अगर आप एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो हेल्थ सेंटर में, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि हमारे पेशेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको यकीन दिलाना कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एआई को इंक्लूड करने के लिए एकदम वेल ट्रेन्ड है। हमारी जो नर्सेज़ हैं वो वेल ट्रेन्ड है। ये हमें इन्वेस्टर्स को, यानी कि हमारे पेशेंट्स को, जो पेमेंट कर रहे हैं, जो आपकी फ़ीस भर रहे हैं, उनको ट्रस्ट दिलाना भी हमारे डॉक्टर्स का ही काम है, हमारे स्टाफ का काम है ना? तो इस चीज़ पे स्विच करना भी एक बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है? ठीक है, कि आप कैसे पेशेंट को ये यकीन दिलाएँ कि हाँ, एआई के थ्रू हम आपका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर देंगे और ह्यूमन से, बहुत मैन मेड फीचर से बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ठीक है? तो ये पेशेंट को आप कैसे यकीन दिलाते हो, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। एकदम से स्विच करने में दिक्कत होगा, ठीक है? लोग भी सोचेंगे कि हमें एआई का ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है? साथ ही में डॉक्टर्स की भी ये दायित्व बनता है कि वो भी इस चीज़ को पेशेंट को समझाएँ कि हाँ, आपके लिए सेफ है, इससे आप और अच्छे से डायग्नोस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन एरर्स। ठीक है, ह्यूमन एरर्स यानी कि मैन मेड एरर्स होते हैं। ठीक है, मैन मेड यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को प्रोग्रामिंग करने के लिए आफ्टर ऑल एक ह्यूमन कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक इंसान से अच्छे से वर्क कर सकता है, नो डाउट, बट उस कंप्यूटर को चलाने के लिए भी तो आफ्टर ऑल एक मैन मेड फीचर ही आपको चाहिए होगा ना। यही सेम रीज़न यहाँ पर आता है, हमारे ह्यूमन के द्वारा एरर ना हो जाए। ठीक है, अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको डायग्नोस कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो ऐसे में हम कोई गलती नहीं कर सकते। अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट का, तो उसकी प्रोग्रामिंग में कोई एरर ना आ जाए, उसकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में हम कोई ह्यूमन एरर ना हो, मतलब कोई ऐसी प्रोग्रामिंग ना सेट करें जिससे कि उसे नुकसान हो। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल
एक ह्यूमन है, वो अपना एक पेशेंट है जो अपना ट्रीटमेंट लेने आए हैं, उसके 90% चांस है सर्वाइवल के और 10% चांस है सर्वाइवल नहीं करेगा। ठीक है, सपोज हमने एआई का सहारा लिया, उसकी प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत आ गई और ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये वाइस वर्सा हो जाती है। वाइस वर्सा मतलब उसके 90% चांस नहीं सर्वाइवल के हैं और 10% चांस सर्वाइवल के हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट शो होगी अगर ह्यूमन एरर आएगा, अगर कोई प्रोग्रामिंग में दिक्कत आएगी तो हमारा जो पूरा जो डायग्नोसिस है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ह्यूमन, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ले आएंगे बट हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है उसमें कोई ह्यूमन एरर हम जहाँ तक हो सके हमें कम करने हैं, और ताकि अच्छे से हेल्थ सेंटर में सर्विस अपनी दे पाए एआई जो है। उसके बाद है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग। देखिए, प्रोग्रामिंग सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है ना, वो हर किसी के समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, हर चीज़ को प्रोग्राम करना उसको, ठीक है, लैंग्वेजेस सीखना, ठीक है, पाइथन प्लस सी प्लस प्लस, ठीक है, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है, आजकल की जनरेशन सीख सकती है बट उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्वायर करने के लिए हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी भी बहुत ज़रूरी है कि एआई को यूज़ कैसे करा जाए। अच्छा, फ्यूचर में इसके क्या क्या पोटेंशियल रहेंगे, जैसे कि इन फ्यूचर इट हैज़ पोटेंशियल टू रीड इमेजेस स्कैन। हम जो भी रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट है, किसी भी तरह की ब्लड रिपोर्ट है, किसी भी तरह का स्कैन है, एक्सरे रिपोर्ट है, वो सब हम देख सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं एआई के थ्रू, है ना, रीडेबल स्कैनिंग कर सकते हैं। इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, हम जो उसकी सर्विस है एआई की वो इम्प्रूव कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, देखिए जब ये एआई जो है ना हेल्थ सेंटर में अच्छे तरह से हम इंक्लूड कर लेंगे, इसको सीख लेंगे, इससे डायग्नोसिस करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम इन फ्यूचर हम इसकी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, देखिए ये वाले जो पॉइंट्स है ना, इससे आप यूपीएससी में अगर आपका कोलैबोरेशन पे क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूएचओ एआई का, या फिर सिर्फ एआई का क्वेश्चन आता है, या हेल्थ सेंटर एंड एआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसके मेन आंसर को अच्छा खासा लेंथी लिख सकते हो इन पॉइंट्स के जरिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके साथ अब अच्छा खासा यूपीएससी का आंसर लिख सकती हूँ मेंस का, एआई से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत अच्छे से अपना आंसर लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मुझे मेल कर सकते हो चेकिंग के लिए। ठीक है, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है स्क्रीन पर। किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत आती है पढ़ाई में तो आप मुझे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही जब भी आप मेंस का अपना आंसर लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिएगा, कंटेंट बीच में उसका ज़रूर लिखिएगा, उसके बाद उसका वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखिएगा। उसका मतलब और क्या हो सकता है। जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम है ना, उसमें आपका जो इंटेलिजेंस है ना, वो देखी जाती है कि आप कितना दूर तक और कितना अच्छे, कितना अलग सोच सकते हो। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर साबित करना होता है एग्ज़ाम देकर। ठीक है, तो अच्छा खासा पॉइंट्स आपके दिए गए हैं आपके सामने, इसको लेकर आप बहुत अच्छे से अपना मेंस का आंसर बना सकते हो अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। देखिए, जो चीज़ ना करंट अफेयर्स में आ जाए उसको तो आपको ज़रूर से पढ़ लेना है यूपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो रिसेंटली यहाँ ये करंट अफेयर्स में ही था कि हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैब किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, तो इसका अच्छा खासा आंसर आप मेंस में लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं। प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि डब्ल्यूएचओ जो है वो रिसेंटली किससे कोलैब किया है। ठीक है, एआई से और 3 ऑप्शन और दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। मेरे चैनल पे मेंस के लिए तो आपको कंटेंट अच्छा खासा मिल ही जाता है। प्रीलिम्स की भी आपकी पूरी पूरी तैयारी हो जाती है, क्योंकि अच्छे से ना मैं क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो क्राइटेरिया है यूपीएससी का वो भी कैसा होता है एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए हमें उसका क्राइटेरिया समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कि क्वेश्चन जो बना रहा है वो क्या चाहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना हमें एक आंसर लिखने के लिए। ठीक है, वो क्या चाह रहा है आपके आंसर में, आपकी कौन सी सोच को निकालना चाह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो यही सब समझने की देर है आपको एग्ज़ाम के लिए करने के लिए।
चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा फेसबुक पे और शेयर कीजिएगा वीडियो को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।